हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह रसायन विज्ञान का लास्ट चैप्टर है और विज्ञान का हाई स्कूल के विज्ञान का 5वां चैप्टर है। तो इसमें हम देखते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण होता क्या है, किन्हीं बहुत सारी चीजों को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। एक क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, मतलब कि आवर्त सारणी, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया, जैसे कि प्राउट, डाबेराइनर, न्यूलैंड, ड्यूमा, लोथर मेयर और मेंडलीफ जैसे कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है प्राउट। क्या नाम है? प्राउट। इन्होंने सन 1815 ईस्वी में यह प्रयास किया। सन 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में यह प्रयास किया। डाल्टन, जो डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपने सुना होगा कक्षा 9 में, क्लास 9th में। तो डाल्टन द्वारा बताए गए परमाणुओं की सारणी को, तत्वों की सारणी का अध्ययन किया और यह बताया कि जितने भी तत्व हैं वह हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस से। परंतु जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भार, जिसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। यह पूर्ण संख्या नहीं थी। पूर्ण संख्या में जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पूर्ण संख्या नहीं थी। अतः प्राउट का नियम या जो रूल था यह फेल हो गया। प्राउट का यह रूल फेल हो गया क्योंकि जितने भी तत्व थे उनका जो परमाणु भार था वह पूर्ण संख्या नहीं थी, इसलिए यह हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने हैं। उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है डाबेराइनर। तो ये जो है डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत देखते हैं। इसमें डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डाबेराइनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है डाबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। यह इनके त्रिक क्या होता है, मतलब 3 तत्व। इनके पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य, पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य मध्य वाले, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे इन्होंने बताया कुछ क्षारीय धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर लिथियम होता है 7, सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का 39। तो इनके अनुसार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं, जो कि हमारा 7 + 39 = 46/2, जो कि हमारा आता है 23। तो यह इसके बराबर है। यहाँ पर तो इनका कथन सत्य होता है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार के केवल 3 ही त्रिक बना पाए। कितने त्रिक बनाए उन्होंने? केवल 3 त्रिक बना पाए। इसलिए इनका यह जो थ्योरी थी यह फेल हो गई, ये असफल हो गए, क्योंकि उस समय काफी सारे तत्व ज्ञात थे और इन्होंने
केवल 3 तत्व मतलब 9 तत्वों को ही वर्गीकृत किया। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ये 3 तत्वों को बारे में बताया, इसलिए इन 3 तत्वों को नाम क्या दिया? त्रिक। इन 3 तत्वों को क्या कहा? त्रिक कहा। फिर आगे कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। स्ट्रांसियम, बेरियम। तो कैल्शियम कितना होता है? 40 होता है। स्ट्रांसियम कितना होता है? 88 होता है। और बेरियम कितना होता है? 137। तो यदि इनका हम माध्य निकालें 40 प्लस 137/2 तो ये कितना आएगा? देखते हैं 88.3 आएगा, जो लगभग इसके मध्य वाले तत्व के बराबर है। मध्य वाले तत्व के बराबर है। इस प्रकार से इन्होंने केवल 3 त्रिक बनाए थे, इसलिए इनका यह जो था वह भी असफल हो गया। इसके बाद डाबेराडर के बाद एक न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इनका कथन क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम, इनके अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए या बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होंगे। हर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होंगे। और इनका यह नियम हिंदी संगीत सारे गामा पा धा नि सा के अनुसार था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? अष्टक नियम। इसलिए इसका नाम क्या रखा? अष्टक नियम। देखते हैं इन्होंने वर्गीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो इस प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी और फिर से क्या आ जाता है? सा। तो इस सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो यहां पर देख सकते हैं इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या कहा था? यदि हम चेक करते हैं कि यदि पहला तत्व अगर गिनना शुरू करें तो पहला तत्व और आठवें तत्व के गुणधर्म जो होंगे वह समान होंगे। वह गुणधर्म जो होंगे समान होंगे। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला तत्व क्या हो गया यहाँ पर? Mg। और आठवां तत्व क्या हो गया? Ca। तो यहाँ पर देखते हैं Mg भी MgCl2 बनाता है और Ca भी CaCl2 बनाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो इनकी यह बात काफी सही थी। Mg भी MgO बनाता है और Ca भी CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से इनके गुण क्या थे? लगभग समान थे। परंतु इनका यह जो है अष्टक नियम, यह केवल कैल्शियम धातु तक ही सीमित रहा। कैल्शियम धातु तक ही सीमित रहा। इससे आगे जो तत्व थे उनको यह वर्गीकृत नहीं कर पाए, इसलिए इनका भी यह रूल फ्लॉप हो गया और असफल हो गए। और एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, जब इन्होंने इन तत्वों को वर्गीकृत किया था, इन सारे तत्वों को वर्गीकृत किया था, तो यहाँ पर अक्रिय गैसें नहीं ज्ञात थी, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, नेडान। तो ये अक्रिय गैसें नहीं थी और इनकी वर्गीकरण सारणी में अक्रिय गैसों का कोई भी स्थान नहीं था, इसलिए भी ये क्या हो गए? असफल हो गए। इनका भी अष्टक नियम भी असफल हो गया। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वह मेंडलीफ की आवर्त सारणी। क्या पढ़ने वाले? मेंडलीफ की
आवर्त साड़ी, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, वही इसका मेन टॉपिक है। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से नोट्स कर लेना। यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रकार से किस साइंटिस्ट ने थ्योरी अपनी दी थी। नेक्स्ट हेडिंग है मेंडलीव की आवर्त साड़ी। मेंडलीव की आवर्त साड़ी। तो मेंडलीव जो थे, उन्होंने अव्यवस्थित साड़ी को व्यवस्थित करने का प्रयास किया और यह काफी हद तक सफल भी रहे। इनके मत को काफी वैज्ञानिकों ने माना भी। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो तत्व होते हैं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तथा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो यह मेंडलीव का कथन है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, मतलब वह पुनः प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से। इनकी आवर्त सारणी में 6 क्षैतिज पंक्तियां थी। 6 क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज मतलब इस प्रकार से जमीन के समांतर, धरातल के समांतर क्षैतिज पंक्तियां, जिनको इन्होंने आवर्त कहा। क्या कहा? आवर्त। और 8 इनके ऊर्ध्वाधर, कितने? 6 थी क्षैतिज पंक्तियां जिनको इन्होंने आवर्त कहा, और 8 इनके ऊर्ध्वाधर कालम थे, ऊर्ध्वाधर कालम थे, जिनको इन्होंने क्या कहा? समूह कहा, समूह नाम दिया। तो यह मेंडलीव के कुछ गुण है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या किया? हर तत्व को जिनके गुण एक समान है उसको एक के बाद एक रखने का प्रयत्न किया, जिसके कारण इनकी आवर्त सारणी में कहीं कहीं पर स्थान भी छूट गया, कहीं कहीं पर खाली स्थान छूट गया। इतना ही नहीं, इन्होंने दृढ़ता पूर्वक अध्ययन किया तथा बताया कि किस तत्व के बाद कौन सा तत्व आएगा, जिसके बाद इन्होंने देखा कि इनके खोज के बाद क्या हुआ? एका एल्युमिनियम की जगह पर क्या आया? गैलियम आया, गैलियम नाम का तत्व आया, और एका सिलिकॉन आया। इस प्रकार से इन्होंने जिन तत्वों को बताया था वह बाद में खोजे गए। और इन्होंने अपने सारणी को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि इनके सारणी में बिना किसी छेड़खानी के जो अक्रिय गैसें हैं उनको एक निश्चित कालम में, निश्चित समूह में व्यवस्थित किया जा सकता था। तो यह इनकी उपलब्धियां हैं। इनकी उपलब्धियां क्या क्या है? कि इन्होंने आवर्त सारणी को भौतिक तथा रासायनिक गुणों को एक समान, एक ही कालम में रखने का प्रयास किया, एक समान भौतिक तथा रासायनिक गुण वाले तत्वों को रखने का प्रयास किया, जिसके कारण इनकी आवर्त सारणी में कहीं कहीं पर स्थान भी छूट गया था। और इन्होंने यह भी बताया कि जो स्थान छूट रहे हैं वहां पर किस प्रकार से तत्व आ सकते हैं। तो इन्होंने गैलियम को बताया, जिसका नाम दिया था एका एल्युमिनियम। क्या नाम दिया था? एका एल्युमिनियम। बाद में पता चला कि एका एल्युमिनियम जो है वह गैलियम है, जब इसकी खोज हुई थी। तो यह इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। अभी आपको यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी का फोटो आपको मिल जाएगा और आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था।
देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। तो इनकी क्या क्या सीमाएं थी, कहां तक इनकी आवर्त सारणी पॉसिबल थी। तो नंबर 1 देखते हैं हाइड्रोजन की स्थिति। तो इनकी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सोडियम पोटेशियम इन धातुओं के साथ, क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया, परंतु हाइड्रोजन जो था वह हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन तत्वों के समान भी गुणधर्म रखता था। तो इसलिए इसकी जो सही स्थिति है उसका पता नहीं कर सके। जैसे हम देखते हैं क्षारीय धातुएं जो होती हैं वह N2O बनाती हैं या K2O इस प्रकार से ऑक्साइड बनाती हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी H2O बनाता है, परंतु यह क्या होती हैं, क्षारीय धातुएं एक अणुक होती हैं। किस प्रकार से होती है, एक अणुक, जबकि हाइड्रोजन द्वि अणुक होता है। तो इस प्रकार से Cl2, Br2 और I2 के समान इसके गुणधर्म भी होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वह निश्चित नहीं कर पाए मेंडलीव, यह इनकी सीमाएं थी। नंबर 2 देखते हैं इनकी, नंबर 2 समस्थानिकों का स्थान। क्योंकि इन्होंने जो सारणी को वर्गीकृत किया, जो तत्वों का वर्गीकरण किया, उसमें इन्होंने बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। लेकिन कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H2, 1H1, 1H2, 1H3 इस प्रकार से। तो इनका परमाणु भार 1, 2, 3 होता है। तो इनके परमाणु भार अलग अलग है, परंतु मेंडलीव ने इनको कोई अलग स्थान नहीं दिया, इनको उसी स्थान में रखा गया। इसी प्रकार से क्लोरीन के तुम्हारा होता है 35, 37, इनका भी कोई अलग स्थान नहीं था, इनको भी एक ही स्थान पर रखा गया। तो यह इनके कुछ सीमाएं थे। कार्बन के समस्थानिक, कहने का अर्थ है बहुत सारे समस्थानिक थे जिनको इन्होंने अलग स्थान नहीं दिया, उसी स्थान पर रखा गया। तो यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ सीमाएं थी। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 भारी तत्वों को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। तो इन्होंने क्या बोला अपने वर्गीकरण में कि हमने जो वर्गीकरण किया है उसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है, परंतु देखा गया कि इन्होंने कहीं कहीं पर तत्वों को, जो कम परमाणु भार वाले तत्व हैं उनको पहले रखा है, और जो भारी तत्वों को है वो पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में। जैसे आर्गन हमारा होता है, आर्गन पहले आता है 39.9, उसके बाद हमारा आता है पोटेशियम, इसका होता है 39.1। तो पोटेशियम को इन्होंने बाद में रखा और आर्गन को पहले रखा, मतलब भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रख दिया। इसलिए भी इनकी कुछ सीमाएं। और देख सकते हैं कोबाल्ट जो होता है 127.6, और यहाँ पर आयोडीन होता है 126.9। तो यह भी क्या हुआ, यहाँ पर कोबाल्ट को पहले रखा गया और आयोडीन को बाद में रखा गया। तो यह कुछ इनकी सीमाएं थी। और उत्कृष्ट गैसों को भी उचित स्थान नहीं प्रदान किया। तो इस कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, कह सकते हैं कुछ कमियां थी। अब उस कमियों को किस प्रकार से शुद्ध किया गया हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
नेक्स्ट हेडिंग है आधुनिक आवर्त सारणी, या इसको बोलते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। देखते हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कुछ कमियां रह गई थी उसको पुनः व्यवस्थित किया मोजले नाम के वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में और उस व्यवस्थित सारणी को नाम दिया मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। क्या नाम दिया? मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। तो इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी का कथन है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिन्हें एक नियमित वर्ग में रखा जा सकता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? हमारा निष्कर्ष क्या निकला? तो देखते हैं, हाइड्रोजन जो है उसका स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, या कह सकते हैं अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार से सोडियम में भी अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और पोटेशियम में अंतिम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा गया। फिर देखते हैं समस्थानिकों। चूंकि समस्थानिक जो होते हैं उनका परमाणु क्रमांक एक समान होने के कारण उनको एक ही स्थान पर रखा जा सकता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पर इनका परमाणु क्रमांक देख सकते हैं, सबका क्या है? एक है। तो इनको एक ही स्थान पर रखा जा सकता था। इसलिए यह आवर्त सारणी व्यवस्थित आवर्त सारणी मानी जाती है। और उसके बाद कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकिल को बाद में। तो इस प्रकार से निकिल को भी एक स्थान दिया गया। निकिल को भी एक स्थान आवर्त सारणी में प्राप्त हो गया, जो कि पहले नहीं था। और नेक्स्ट देखते हैं, चूंकि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वह पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो इसमें कोई पॉइंट वाला सिस्टम नहीं आता है। इस प्रकार से यह सारणी जो थी अधिक व्यवस्थित मानी गई। और इसमें देखते हैं 18 ऊर्ध्वकालम थे, जिन्हें समूह कहा गया। क्या कहा गया? समूह। और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। कितनी? 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें क्या कहा गया? आवर्त। तो इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और 18 समूह थे। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ गुण बताए गए हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी का भी आपको फोटो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं तत्वों का एसपीडीएफ ब्लॉकों में वर्गीकरण। तो यह जो है तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अलग अलग वर्गों में एसपीडीएफ ब्लॉकों में वर्गीकृत किया गया है।
तो इसमें एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं तथा यह आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर स्थित है। तो वे तत्व जिनके बाह्य कोश के एस ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। फिर से देखते हैं इस बात को। वे तत्व जिनके बाह्य कोश के एक या दो इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में प्रवेश करते हैं या होते हैं इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS 1 से 2 तक, NS 1 से 2 तक यह होता है। और इस ब्लॉक में क्षार धातुएं तथा क्षारीय मर्दा धातुएं, क्षार धातुएं तथा क्षारीय मर्दा धातुएं फर्स्ट ए वर्ग नंबर फर्स्ट ए और वर्ग सेकंड ए में उपस्थित है। तो वर्ग फर्स्ट ए में क्षारीय धातुएं जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये क्या है? क्षारीय धातुएं। ये फर्स्ट ए वर्ग में आती हैं। सेकंड ए में क्षारीय मर्दा धातुएं जैसे कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये क्या है? क्षारीय मर्दा धातुएं हैं। तो ये तत्व जो है ये इस ब्लॉक में रखे गए। इस ब्लॉक में क्यों रखे गए? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक में या एस कक्षक में बोल सकते हैं, प्रवेश करता है। और इनकी जो संयोजकताएं होती हैं, वर्ग ए जो क्षारीय धातुएं हैं इनकी संयोजकता +1 होती है और क्षारीय मर्दा धातुएं, क्षारीय मर्दा धातुओं की संयोजकता जो होती है +2 होती है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। अब इनको देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अगर लिथियम की, तो लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो 1s2 2s2 2s1, तो देख सकते हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है s1 ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं बेरिलियम का, जो कि 4 है हमारा, 1s2, 2s2। तो यहाँ पर इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इन तत्वों को इस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनके कुछ गुण हैं, देखते हैं गुण के बारे में। इन तत्वों की, जैसा कि हमने बताया, निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्षार धातुओं की +1 तथा क्षारीय मर्दा धातुओं की +2 होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर इस तत्व में भी पहले वाले वर्ग में सबसे पहला जो तत्व रखा है वह हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर इस ब्लॉक के सारे तत्व क्या है? धातु है। इस ब्लॉक के सारे तत्व धातु हैं और इनमें क्रियाशीलता का गुण अधिक पाया जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं, जैसा कि हम अम्ल क्षार में पढ़ चुके हैं, इनके ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय होते हैं। जैसे K2O Na2O, ये क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड और ये क्षारीय होते हैं। ये जो है विद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। इस ब्लॉक के तत्व विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि KCl NaCl MgCl2 CaCl2। इस प्रकार से ये विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस ब्लॉक के यह कुछ गुण है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या फिर 2 होता है। N की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2। ये जो है इस ब्लॉक के तत्व वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकंड ए में आते हैं। वर्ग फर्स्ट ए वाले तत्व क्षार धातुएं तथा वर्ग सेकंड वाले तत्व क्षारीय मर्दा धातुएं कहलाती हैं। वर्ग फर्स्ट वालों की संयोजकता +1 होती है, संयोजकता कितनी होती है? +1। और वर्ग सेकंड वालों की संयोजकता +2 होती है, संयोजकता +2 होती है।
इनको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इनके ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं तथा ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो यह कुछ गुण है जो एस ब्लॉक के तत्वों के होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो वे तत्व ठीक इसी प्रकार इसकी भी डिफिनेशन है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, या कह सकते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह कितना होता है, NH2 NP126। मतलब NH2S जो कक्षक होगा वह पूर्णतः भरा होगा और P कक्षक में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। ये जो है सारणी में कहां पर पाए जाते हैं, तो ये वर्ग थर्ड ए से 7th है तथा वर्ग शून्य जो 18वां वर्ग है उसको क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग बोलते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे कि कार्बन फैमिली के तत्व, नाइट्रोजन फैमिली के तत्व, ऑक्सीजन फैमिली के तत्व और हेलोजन परिवार के तत्व और अक्रिय गैसें। जो हमारे लास्ट में गैसें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं। और हेलोजन गैसें क्या है, हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो वर्ग नंबर 17 के तत्व है वह किस प्रकार के तत्व है, हेलोजन तत्व कहलाते हैं। बात करते हैं पी ब्लॉक के गुण की। तो इनके जो संयोजकताएं होती है वह निश्चित होती है, परंतु कुछ तत्व हैं जो जैसे कि N और P परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, N और P परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनके ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। इनके ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यह कुछ पी ब्लॉक के गुण हैं, बेसिक गुण, आप इसको नोट कर लीजिए। तो एस और पी ब्लॉक को हमने एक एक करके समझा। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके किस प्रकार के गुण हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है n-1, डी में 1 to 10, मतलब डी में 1 से 10 तक रहेंगे और एस में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो यह इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका अर्थ क्या है, यदि n की जगह पर हम 6 रखें तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1 5d। डी में 1 से 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 होगा या 2 होंगे या फिर 3 होंगे, कुछ भी हो। और एस में क्या हो सकते हैं, 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन का मतलब क्या है, 6। एन को हमने कितना माना है, 6, तो 6। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, अंतिम कोष से पहले डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात करते हैं इनके आवर्त सारणी में स्थित की। तो यह आवर्त सारणी में थर्ड बी से सेवंथ बी और 8 और ग्रुप फर्स्ट बी कॉमा सेकंड बी ग्रुप में रखे गए हैं, सेकंड बी ग्रुप में रखे गए। तो यह बात आप ध्यान में रखना। ये तत्व जो है थर्ड बी से 7th बी और 8 बी या फिर कह सकते हैं 8 में और फर्स्ट बी सेकंड बी में ये डी ब्लॉक के तत्व रखे जाते हैं। बात करते हैं इनके गुणों की डी ब्लॉक के तत्वों के किस प्रकार के गुण हैं।
इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, क्योंकि यह जो है परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी संयोजकताएं जो होती हैं वह निश्चित नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इनका जो बाहरी कोष होता है वह अपूर्ण होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि हमने बताया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। तो यह डी ब्लॉक के कुछ तत्वों के गुणधर्म है। नेक्स्ट देखते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में या कह सकते हैं f कक्षक में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनको बेसिकली साड़ी से अलग नीचे रखा गया हो, आपने देखा होगा, जिसमें 4f वाली साड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। और जो 5f वाली साड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड। क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड। तो ध्यान रखना, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षक में प्रवेश करता है, f ऑर्बिटल या f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें दो साड़ी है, 4f वाले लेंथेनाइड और 5f वाले एक्टेनाइड तत्व कहलाते हैं। इनके अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। यह इनके कुछ गुण हैं। क्या गुण है? अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं और ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यह कुछ हमने वर्गीकरण की बात की है, sp-df ब्लॉकों के वर्गीकरण। एक एक करके समझते हैं। एस ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वर्ग फर्स्ट ए में स्थित है और सेकंड ए में फर्स्ट ए वाली क्षारीय धातु है, ये वाली क्षारीय मृदा धातु है। इनकी संयोजकता निश्चित होती है, फर्स्ट ए की +1, सेकंड ए की +2। ये जो होते हैं ऑक्साइड, इनके जो होते हैं क्षारकीय होते हैं, KCl, NaCl, MgCl2। इस प्रकार से विद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ये थर्ड ए से सेवंथ है तथा शून्य समूह में पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्व, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 तथा ns 1 to 2 होता है। ये थर्ड बी से सेवंथ बी तथा 8 फर्स्ट बी और सेकंड बी में पाए जाते हैं। इनकी संयोजकता परिवर्ती होती है। इनकी संयोजकता क्या होती है? परिवर्ती होती है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 4f वाले लेंथेनाइड, 5f वाले एक्टेनाइड कहलाते हैं। इनके अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। तो अच्छे से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरा sp-df ब्लॉकों का वर्गीकरण। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हेडिंग है संयोजकता। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे भी कोई भी तत्व है उसके परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे बात करते हैं हम सोडियम की, तो सोडियम में 11 होता है, तो 2,8,1 यह क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए यह क्या कोशिश करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 है। वैसे हम अगर एक लाइन में समझना चाहें तो धातुओं की संयोजकता जो होती है, धातुओं की संयोजकता
यह होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। और बात करें अगर अधातुओं की संयोजकता, तो यह होती है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो धातुओं में कुछ नहीं देखना है, बस अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। और अधातुएं जो होती हैं उसमें 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धातु और अधातु हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा है, धातु एवं अधातु में। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसकी हेडिंग है धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। तो आवर्त सारणी में हमने देखा है, आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी आवर्त सारणी। यहाँ पर एस ब्लॉक होता है, ये वाला पी होता है, ये वाला डी, और यहाँ पर इधर क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है अपना। ये एस पी डी एफ चारों ब्लॉक आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हैं एस ब्लॉक वाले तत्व हैं वह क्या है, धातुएं हैं। और पी ब्लॉक में जो भी तत्व है उसमें अधिकतर क्या है, अधातुएं हैं। अधिकतर क्या है, अधातुएं। तो हम देखते हैं यदि हम आवर्त में, आवर्त क्या होती है, यह जो क्षैतिज लाइनें होती हैं आवर्त सारणी में, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। तो आवर्त में हम बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण घटता है। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है कि धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो देखते हैं यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होता है, ऊपर से नीचे यदि हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, अधिक होती है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। यह बात याद रखना। इधर से इधर जाने पर देखते हैं, बाएं से दाएं जाने पर, किसमें, आवर्त में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, धात्विक गुण घटता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण हमारा इंक्रीज होता है। तो यह 2 बातें ध्यान रखना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए। और यहाँ पर एक तिरछी सी लाइन होती है जो कि अधातु या फिर उपधातु को, अधातु नहीं उपधातु को दर्शाती है। जैसे कि सिलिकॉन, कार्बन हमारे क्या है, उपधातु है। उसमें धातु और अधातु
दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, धातु और धातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। एक हेडिंग रहेगा इसमें परमाणु आकार, तो इसको भी देख लेते हैं, परमाणु आकार। परमाणु आकार, तो परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार का तात्पर्य परमाणु त्रिज्या से है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। एक स्वतंत्र तत्व के बाह्यतम कोश की दूरी, उसके केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, जो परमाणु आकार को दर्शाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इसके तरफ चारों तरफ गोला होगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, मतलब कि 2,1, तो इसके नाभिक के चारों ओर 2 कोष बनेंगे। तो फिर इसमें 11, 2, 8, 1, तो इसमें कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। तो देख सकते हैं ऊपर जो परमाणु त्रिज्या है, केंद्र से बाह्यतम कोष की दूरी क्या है? कम है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, कोष की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोष की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो परमाणु आकार होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं, परमाणु आकार। परमाणु आकार, तो वह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है, और परमाणु आकार भी घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और परमाणु आकार भी बढ़ता है। तो यह 2 चीजें ध्यान रखनी है। परमाणु आकार छूट गई थी हमारी हेडिंग, उसको भी हमने अच्छे से समझा। अब होता क्या है इसमें, देखो धात्विक गुण किस प्रकार से बढ़ता है। परमाणु आकार तो आपके समझ में आ गया होगा कि कोष की संख्या बढ़ रही, इसलिए परमाणु आकार बढ़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं नाभिक जो होता है वह धन आवेशित होता है। किस प्रकार से होता है? उस पर प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर क्या होता है? माइनस। तो जब इसकी दूरी बढ़ जाएगी तो इस नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? बल कम लगेगा। बल, आकर्षण बल जो होता है वह कम लगेगा, इसलिए इसको निकालना ज्यादा आसान रहेगा। मतलब यह इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देंगे। तो यह किसका गुण है? यह धातु का गुण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और यदि आवर्त में हम बात करें तो देखते हैं आवर्त में हमारे कोषों की संख्या समान रहती है, मतलब दूरी समान रहती है, लेकिन जो नाभिक में धन आवेश रहता है, नाभिक में धन आवेश वह बढ़ता जाता है, धन आवेश बढ़ता जाता है। तो यदि धन आवेश बढ़ता जाएगा तो वह जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, यदि यहाँ पर आवेश ज्यादा हो जाएगा तो उसको ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ज्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए इस बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इधर जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, परमाणु का आकार घटता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये भी कमेंट जरूर करना कि आपको किस प्रकार की वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, बायोलॉजी पे चाहिए या फिर फिजिक्स पे चाहिए या फिर मैथ पे चाहिए, तो आपको उस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। कमेंट करिए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।